क्या हमारी हिंदुस्तान की राजनीति में विचारधारा यानी कि आइडियोलॉजी का कोई अस्तित्व है? डज इट मैटर? क्योंकि अगर आप पॉपुलर ओपिनियन से जाते हैं, अगर लोग क्या सोचते हैं उससे जाते हैं, तो लोगों को तो लगता है कि जो हमारे जो राजनेता हैं वो तो सिर्फ एक सत्ता की भूख उनको है, सत्ता के पीछे वो पड़े रहते हैं, विचारधारा का से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये एक पॉपुलर ओपिनियन है। और जिस तरह से महाराष्ट्र में 2022 जून जुलाई के आसपास जब जिस तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार को पहले बनाया गया था कुछ साल पहले, और फिर जिस तरह से उसको गिराया गया, लोग कहते हैं देखिए यही तो है, यही तो सिर्फ एक सत्ता की लॉबी है, इसमें कोई विचारधारा नहीं है, जिस तरह से सरकार बनी और जिस तरह से सरकार गिरी। लेकिन मुझे ये थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि अगर सरकार बनी वो भी अगर अपॉर्चुनिज्म है और सरकार गिरी वो भी अपॉर्चुनिज्म है, तो ये तो दो बहुत ही ऑपोजिट चीजें हैं, तो दो बहुत अलग चीजें हैं। किस तरह से ये दो इतनी अलग चीजें एक ही पॉलिटिकल निष्कर्ष पे पहुंच सकती हैं? तो जब मैं इसके बारे में सोचने लगा तो मेरी जो पहली सोच गई वो 1977 तक गई, जब मुझे थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स का समझ आना शुरू हुआ था। उस वक्त इंदिरा गांधी ने एकदम लोगों को सरप्राइज कर दिया, जब अचंभे में डाल दिया, जब उन्होंने जो इमरजेंसी जो 18 महीने से चल रही थी उसको हटा दिया और कहा कि अब चुनाव दोबारा होंगे, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग दोबारा से उन्होंने लागू कर दी। तो उनके जो विपक्ष में नेता थे वो नेता 18 महीने जेल में रहे थे और एक साथ रहे थे, तो उनका एक शेयर्ड एक्सपीरियंस था। और जब वो जेल से बाहर आए तो उनको लगा कि लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा है, और उनको लगा कि शायद जो चीज पहले कभी सोची भी नहीं जा सकती थी, अनथिंकेबल थी, वो शायद अब मुमकिन हो गई, नामुमकिन चीज मुमकिन हो गई थी कि अगर वो लोग एकजुट हो जाते हैं, अगर वो लोग यूनाइट हो जाते हैं, तो इंदिरा गांधी को हराया जा सकता है। लेकिन इस सोच के पीछे एक काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि विचारधारा को अगर आप लें तो ये जो आधा दर्जन के करीब जो पार्टीज, विपक्ष की पार्टीज थी, वो कंप्लीटली एक दूसरे से अलग थी, भिन्न थी। भिन्न भी नहीं, मैं तो कहता हूं एक दूसरे की राजनीतिक दुश्मन थी। उनमें इतनी ज्यादा उनमें विचारधारा की अलग अलग विचारधाराएं थी। तो मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे तो स्वतंत्र पार्टी उन दिनों हुआ करती थी, वो तो एकदम फ्री मार्केट, वो तो लिबरल लोग थे, उनकी विचारधारा एकदम अलग थी, वो चाहते थे कि हिंदुस्तान में फ्री मार्केट्स रहे। फिर जो थे पुराने कांग्रेसमैन जो कि इंदिरा गांधी से जिससे अलग हो गए थे, वो काफ़ी बिटर थे, वो काफ़ी नाराज थे इंदिरा गांधी से, और लेकिन वो तो सेंट्रिस्ट थे। कांग्रेस हमेशा एक मॉडरेट सेंट्रिस्ट पार्टी रहती है, तो वो सेंट्रिस्ट थे। फिर लोहिया के फॉलोअर्स थे जो कि बिल्कुल एंटी कांग्रेस थे, कांग्रेस के विपक्ष, कांग्रेस के खिलाफ भी थे, और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जनसंघ के एकदम खिलाफ थे, तो वो लोहिया के फॉलोअर्स भी थे। और फिर थी जनसंघ जो कि उन दिनों छोटी पार्टी होती थी, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की उस पर ब्लेसिंग रहती थी। फिर हिंदुस्तान की वामपंथी पार्टी यानी कि लेफ्ट पार्टीज और लेबर यूनियन की पार्टीज, तो ये सारी पार्टीज जो थीं ये सब विपक्ष में थीं। लेकिन अगर उनको एकजुट होना था तो उनको अपनी विचारधारा जो थी उसको थोड़ा होल्ड पे डालना था। एक्चुअली होल्ड पे नहीं डालना था, उनको अपनी विचारधारा को एकदम खत्म कर देना था और एक नई पार्टी में क्या कहूँ उसको डुबो देना था, उसको उसका अस्तित्व खो देना था। और वही उन्होंने करा, उन्होंने जनता पार्टी बनाई, सब लोग एकजुट हो गए और कहा कि हम अब एक नई राजनीतिक सोच के साथ कांग्रेस को हराएंगे। और हुआ यही। इंदिरा गांधी जो थी वो 1977 में काफ़ी बुरी तरह हारी। अगर आप तब के नंबर देखें तो कच्छ से लेके नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में कोहिमा तक सफाया हो गया था इंदिरा गांधी की कांग्रेस का, लेकिन साउथ में वो काफ़ी भारी मात्रा में जीती भी थी। तो एक अजीब सी इलेक्शन थी, लेकिन उस इलेक्शन में इंदिरा गांधी काफ़ी बुरी तरह हारी और जनता पार्टी की बहुत भारी जीत हुई थी। लेकिन बहुत ही जल्दी, जीत के बहुत ही जल्दी उसमें दरार पड़ने लग गई जनता पार्टी में। और पहली जो दरार थी वो थी कि क्यों वो अलाउ करें कि जो पहले जनसंघ के जो लीडर होते थे उनको डुअल मेंबरशिप, यानी कि वो दो संस्थाओं के मेंबर बन सकते थे। कहा कि वो जनसंघ के मेंबर और आरएसएस के मेंबर नहीं बन सकते, यानी कि जनता पार्टी के मेंबर और आरएसएस के मेंबर नहीं हो सकते। तो वो उनको बिल्कुल भी उनको एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि वो तो आरएसएस के सालों साल से, सदियों से बहुत ही लॉयल मेंबर हुआ करते थे जब वो जनसंघ में थे, तो उनको वो बिल्कुल माननीय नहीं था। तो ये पहला दरार था। उसके बाद कई तरह के छोटे छोटे लड़ाइयाँ शुरू हो गई, लोगों की एम्बिशन रास्ते में आ गई,
कुछ लोगों को अपनी विचारधारा, पुरानी विचारधारा फिर से सताने लगी। तो इस तरह से एक बहुत ही जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं मिलियन न्यू म्यूटनीज, कई तरह की, लाखों तरह की छोटी छोटी लड़ाइयाँ शुरू हो गई। और इसका अंत ऐसा हुआ कि जनता गवर्नमेंट की जो सरकार थी वो एकदम बुरी तरह गिर गई, बुरी तरह कोलैप्स हो गई, 3 सालों में ही कोलैप्स हो गई। अब देखिए 10 साल के बाद हिंदुस्तान में फिर वही एक्सपेरिमेंट दोहराया गया, क्योंकि फिर एक नया अजीब सा कोएलिशन बना, जिसमें जो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, जो कि कांग्रेस से बाहर निकल गए थे और एक रेनेगेट थे और कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने एक मोर्चा खड़ा कर दिया था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो पुराने लोहिया सोशलिस्ट थे, जो लोहिया को मानते थे, और जो पुराने कांग्रेसमैन थे जो कांग्रेस से निकल गए थे, राजीव गांधी की कांग्रेस छोड़ गए थे, उनको उन्होंने फिर जोड़ दिया एक नए पार्टी में, जिसका नाम दिया गया जनता दल। 1989 में तो जनता दल जो है वो चुनाव लड़ी और वो सेकंड हाईएस्ट पार्टी बनी पार्लियामेंट में, सेकंड हाईएस्ट। राजीव गांधी की जो कांग्रेस थी वो फर्स्ट हाईएस्ट थी, सबसे ज्यादा सीट राजीव गांधी की कांग्रेस के पास आए थे, लेकिन क्योंकि वो हार गई थी, वो बहुमत से बहुत दूर थी, तो वो विपक्ष में बैठी। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनके पास सेकंड हाईएस्ट पार्टी के नंबर थे, एमपीज के नंबर थे, उनको अभी भी 100-150 एमपीज की जरूरत थी एक स्टेबल सरकार बनाने के लिए। तो उनकी जो बाहर से सपोर्ट हुई वो राइट और लेफ्ट, यानी कि एक इस तरफ से बीजेपी ने सपोर्ट दी और इस तरफ से कम्युनिस्ट ने सपोर्ट दी। दोनों की विचारधाराएं एकदम अलग, लेकिन दोनों ने विश्वनाथ प्रताप सिंह को सपोर्ट दिया। और इस बार उन्होंने सपोर्ट बाहर से दिया। 77 में तो सब लोग एक ही उसमें कूद गए थे, पार्टी में कूद गए थे, अपना अस्तित्व हटा दिया था। लेकिन 1989 में उन्होंने बाहर से सपोर्ट दिया। लेकिन बहुत ही जल्दी, ज़्यादा वक्त नहीं लगा, वो जो 77 की जो प्रॉब्लम थी वो फिर से सामने आ गई और ये जो दूसरा जनता एक्सपेरिमेंट था इसमें भी फिर दरार पड़ गई। क्योंकि एक तरफ से तो बीजेपी ने अपना हिंदुत्व की जो उनकी फिलॉसफी है उसको उन्होंने एल.के. अडवाणी की जो रथ यात्रा शुरू हो गई थी उससे उसको उन्होंने ज़्यादा उसका दायरा बढ़ाने की कोशिश करी। और इसके जवाब में विश्वनाथ प्रताप सिंह जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने मंडल रिपोर्ट का जो कास्ट अरिथमेटिक था वो उन्होंने मंडल रिपोर्ट मान के उसको एक आयाम दे दिया। तो हुआ क्या कि ये जो दो एकदम अलग विचारधाराएं हैं, राजनीतिक विचारधाराएं हैं, जिसमें एक कहती है कि हिंदुस्तान एक देश है, एकजुट हिंदू देश है, तो वो तो विचारधारा हिंदुत्व की है। और एक दूसरी तरफ की विचारधारा जो कहती है कि नहीं, हिंदुस्तान एक नहीं है, हिंदुस्तान बटा हुआ है, उसमें कई तरह के कास्ट हैं और एक ये डाइवर्स सोसाइटी है, ये एक हिंदू मोनोलिथ सोसाइटी नहीं है। तो ये दो विचारधाराओं का एकदम लड़ाई हुई, कोलिजन हुआ। और जो वामपंथी पार्टी थी, जो लेफ्ट पार्टीज थी, वो एक सेक्युलरिज्म को बहुत मानती हैं। तो वो जो थी वो अपने सेक्युलरिज्म को लेके नाराज थी कि क्यों सेक्युलरिज्म नहीं माना जा रहा है, एक पक्ष कास्ट की बात कर रहा है और दूसरा पक्ष हिंदुत्व की बात कर रहा है। तो इस सारे झमेले में 11 महीने में ही विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार जो है वो गिर गई और जो दूसरी बार एक जनता दल का एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था हिंदुस्तान में वो फिर से बिगड़ गया, वो फिर से बिल्कुल नष्ट हो गया। कहा जाता है कि जो लोग इतिहास को भूल जाते हैं, जो लोग पीपल हु फॉरगेट द लेसन्स ऑफ हिस्ट्री, जो इतिहास को भूल जाते हैं वो फिर इतिहास को दोहराते हैं। दे आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। अब देखिए 1996 में एक जैसे वीपी सिंह का एक्सपेरिमेंट 1989 में हुआ था, उसका एक उल्टा एक्सपीरियंस हुआ और उल्टा स्ट्रक्चर बनाया गया। इस बार जो कांग्रेस थी वो बीजेपी की जगह ले लिया उसने, और उसने बाहर से लेफ्ट पार्टीज के साथ देवे गौड़ा की यूनाइटेड फ्रंट सरकार को सपोर्ट दिया। अब यूनाइटेड फ्रंट की जो सरकार थी वो कई मायने में जो जनता सरकारें बनी थी 77 और 89 में, उसी के सॉर्ट ऑफ मूलभूत, उसी के एक स्ट्रक्चर से सिमिलर थी। लेकिन इस बार अलग बात ये थी कि बीजेपी जो पूरी ऑपोजिशन स्पेस थी, विपक्ष की जो पूरी स्पेस थी, वो बीजेपी ने उस पे काबू कर लिया। लेकिन फिर से ये क्लियर था कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि यूनाइटेड फ्रंट में ऐसे नेता थे, ऐसे गुट थे जिनकी सारी राजनीतिक करियर, जिनकी शुरू से जो विचारधारा थी वो एंटी कांग्रेसिज्म थी।
वो कांग्रेस के खिलाफ थी। वो पॉलिटिक्स में आए और उनको ग्रोथ मिली, पनपे, क्योंकि वो एंटी कांग्रेस थे। लेकिन इसकी वजह से कांग्रेस ने 2 बार यूनाइटेड फ्रंट की सरकार को गिराया। पहले तो उन्होंने देवे गौड़ा को गिराया जब वो प्रधानमंत्री थे, इंदर गुजराल से उनको रिप्लेस किया गया, और लेकिन कुछ ही महीनों बाद उन्होंने इंदर गुजराल की सरकार भी गिरा दी। तो एक बार फिर जो है ये जो हमारे ये जो नए कोalition जो बिल्कुल इनकंसिस्टेंट कोalition थे, वो फिर एक तरह से वो नष्ट हो गए। अब मैं काफ़ी और उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन अब मैं आखिरी उदाहरण आपको देता हूं, और वो 2015 का है, जिसमें नीतीश कुमार जो कि लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के एकदम स्वोन पॉलिटिकल एनिमी, मतलब उनका और लालू प्रसाद यादव का जो भी संवाद होता था वो सिर्फ एक दूसरे को कस वर्ड, मतलब एक दूसरे को बुरा भला ही कहते थे। वो कभी एक दूसरे से कभी भी उनका तालमेल कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस बार 2015 में दोनों ने हाथ जोड़ लिया, दोनों ने अपने एम्ब्रेस कर लिया, और उन्होंने बीजेपी को बिहार में बहुत भारी शिकस्त दी, क्योंकि वो जो उनका गठबंधन था वो बहुत काफ़ी मात्रा में जीता। लेकिन बहुत ही जल्द, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कोalition चलते नहीं है, और ये कोalition नहीं चला, और नीतीश कुमार की सरकार जो है, वो नीतीश कुमार ने वो सरकार, अपनी सरकार छोड़ के वापस बीजेपी के पास चले गए और कहा कि ये मेरी घर वापसी है। तो ये घर वापसी भी वही उसी तरह हुई जिस तरह से कोalition नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो इतने उदाहरण मैंने आपको बताए, ये क्या प्रूव करते हैं? ये प्रूव करते हैं कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जिनकी विचारधाराएं एकदम अलग हैं, जो सालों साल से एक दूसरे के राजनीतिक दुश्मन रहे हों, सालों साल से, डेकेड से, अगर वो एक अननेचुरल अलायंस, अगर वो अननेचुरल तरीके से एक सरकार बनाते हैं, तो वो सरकार कभी भी ज़्यादा देर नहीं चलती है, कभी भी नहीं चलती है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये प्रूव करता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में विचारधारा की जगह है, विचारधारा मैटर करती है। क्योंकि अगर आप लक्ष्मण रेखा से क्रॉस कर जाते हैं, अगर आप उन लोगों के साथ हाथ मिलाते हैं जिनसे आपका सालों साल से आपका एक राजनीतिक डिफरेंस रहा है, आप दूसरी विचारधारा के हैं, अगर आप उनके साथ हाथ मिलाते हो तो वो नहीं चलता है, और आपका जो है पॉलिटिकल डेसिमेशन, आपका जो नष्ट होना जो है, वो एकदम फोरटोल्ड है, वो एकदम वो होके ही रहेगा। ये भी मैं मानता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, राजनीतिक दल जो हैं, वो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। हर राजनीति में हर राजनीतिज्ञ कॉम्प्रोमाइज करता है, थोड़ा बहुत तो चलता है। जैसे कि कहावत है हिंदी में कि आटे में नमक तो चल जाता है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो चल जाएगा, लेकिन नमक में आटा नहीं चलेगा। अगर आप बिल्कुल ही एकदम अलग तरह की विचारधारा, जिसके साथ आपका सालों साल से दुश्मनी रही है, उसके साथ अगर आप हाथ जोड़ के सरकार बनाते हैं, तो वो आपका काडर, आपके जो सपोर्टर हैं, वो उसको कतई नहीं मानते हैं। और यही हमने देखा है कि जो महाराष्ट्र में हुआ, जब जो ठाकरे परिवार है, जिसने हमेशा 50 साल से ज्यादा से शरद पवार और बाकी कांग्रेस लीडर्स के एकदम खिलाफ रहे हैं, उनके साथ हाथ मिला के जब सरकार बनाई, तो ये जो है, ये जो कॉम्प्रोमाइज था, ये नहीं चल सकता था। इतिहास हमें बताता है कि ये नहीं चल सकता है। आपका काडर, आपके जो सपोर्टर हैं, वो उसको नहीं मानते हैं। और ये मैं इसको प्रूफ मानता हूं, इस चीज का प्रूफ मानता हूं कि हमारी राजनीति में विचारधारा की जगह है। अगर आप उसको आइडियोलॉजी नहीं कहना चाहते हैं, तो अब आप इतना तो मानेंगे कि वो एक बहुत डीप पॉलिटिकल बिलीफ, एक सोच, एक राजनीतिक सोच, एक कन्विक्शन, ये जिस पर राजनीतिक पार्टीज बनी होती हैं, ये बहुत ज़रूरी है हमारी पॉलिटिक्स में। अगर आप उसको उससे हट जाएंगे, तो आपको राजनीतिक तौर पे आप अपनी अस्तित्व को नष्ट कर देते हैं।